हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है और उस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है शेयर प्राइस पे वो समझेंगे। और साथ ही साथ को आपको बता दें जो पूरा केस है उसे पूरे ढंग से समझेंगे और इन डेप्थ आपको बताएंगे कि वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। आपको इस तरह की और अपडेट्स अगर पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट्स पहुँच सके और आपको पता चले कि वहाँ पर असली में हुआ क्या है, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुए थे और किस तरीके से जवाब निकल के आया है और कौन कौन उसमें शामिल थे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ राणा कपूर वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का केस और यस बैंक से रिलेटेड जो स्कैम हुआ था जिसके तहत राणा कपूर को भेजा गया था जेल में। तो उसके लिए आज 2 दिन पहले ही 1 या 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि राणा कपूर को एक बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, बट उन्हें बेल नहीं मिला है। तो अब क्या है इस चीज़ का रिलेशन, तो आज जानेंगे इस वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप चाहे यस बैंक हो चाहे आप फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स हो, रिलायंस के शेयर होल्डर्स हो, सबसे पहले जो अपडेट्स होती है और इन डेप्थ अपडेट्स होती है जिसमें हम बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट हुए, तो वो आपको केवल इसी चैनल पर मिलेंगे और दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिल सके और लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। अब आ जाते हैं सबसे पहले यस बैंक के जो स्कैम हुआ था वो क्या है और कल जो केस हुआ था उसमें किस तरीके की अपडेट्स आई है। तो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर यस बैंक के फाउंडर जो राणा कपूर हैं उन्होंने वहाँ पर एक एप्लीकेशन दायर की कि वो बेल चाहते हैं और इनके जो वकील हैं वो हैं हरीश साल्वे, जो कि जाने माने वकील हैं, और उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन दायर की। The court observed that Kapoor's alleged misuse of his position as MD and CEO of Yes Bank, which led to huge losses of public funds for the financial gain and should be viewed seriously। तो यहाँ पर कोर्ट ने हाईलाइट करते हुए बताया कि किस तरीके से राणा कपूर ने बहुत ज़्यादा अमाउंट के पब्लिक फंड्स का यूज़ किया और किस तरीके से उन्हें एक अपने फाइनेंशियल गेन के लिए यूज़ किया। वो भले ही सीईओ हैं, यस सीईओ रहे हुए हैं, एमडी और प्रमोटर रहे हुए हैं यस बैंक के, फिर स्टिल उन्होंने कहा है कि इस तरीके को हमें सीरियसली लेना चाहिए और आगे आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई भी फंड का मिसयूज़ करता है तो हम उसे इसी तरह बेल नहीं दे देंगे। और अब यहाँ पर और एक और बताया कि इस तरीके के जो स्कैम होते हैं उन्हें सीरियसली लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके कि इस तरीके के स्कैम्स को रोका जा सके। अब आ जाते हैं कि अंदर पूरी जो बातचीत हुई है उसमें क्या बात निकल के आती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर यस बैंक के एमडी और सीईओ रहे राणा कपूर को डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने यस बैंक में जो स्कैम किया था उसके रिलेटेड और उन्होंने साथ ही साथ जिस तरीके से पब्लिक फंड और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो शामिल थे उसे सीरियसली लेना चाहिए और आने वाले समय में उन्हें बेल का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं 8 मार्च 2020 को अरेस्ट किया गया था राणा कपूर को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें पूरे जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसे अब हम समझाएंगे जिसमें कि उन्हें पकड़ा गया था, ना कि और किसी केस में। दूसरी केस से रिलेटेड यहाँ पे बेल की प्लिया नहीं डाली गई थी। वहीं 25 जनवरी को यहाँ पे सबसे पहले बेल की प्लिया डाली गई थी जिसे रिजेक्ट कर दिया था जस्टिस प्रकाश नायक ने। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द ऑफेंस इज़ ऑफ सीरियस नेचर। उनका मानना है कि जो पब्लिक फंड का जो मिसयूज़ है उसे रोका जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये एक मिसयूज़ किया गया है पब्लिक फंड का और ये एक सीरियस नेचर का क्राइम है। और उन्होंने बताया कि उनके पास जो एविडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है राणा कपूर के खिलाफ और उनका जो एविडेंस का नेचर भी काफ़ी बड़ा है। तो ये उन्होंने बताया कि आपको बेल का ग्रांट नहीं मिल सकता और बात साथ ही बताया कि एक्यूजेशन ने के खिलाफ काफ़ी एविडेंसेस हैं हमारे पास और उन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट का पब्लिक फंड का मिसयूज़ किया है और यस बैंक जैसे पूरे इतने बड़े बैंक को यहाँ पर पूरे गिरने की कगार पर ला दिया है जिसको एसबीआई ने आके संभाला है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी के सीईओ को ह्यूज इकोनॉमिक गेन के लिए ईडी ने, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे पकड़ा है और उसमें यहाँ पर डीएचएफएल का भी नाम आया है। तो डीएचएफएल के जो कपिल वाधवन है, डीएचएफएल के जो डायरेक्टर है कपिल वाधवन, उनका भी यहाँ पर रिलेशन है और वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। अब आ जाते हैं कि उनका और इनका क्या रिलेशन है। तो 2018 में यस बैंक ने 3700 करोड़ मतलब 3700 करोड़ के शॉर्ट टर्म डिबेंचर डीएचएफएल के खरीदे, इन्वेस्टमेंट किया मतलब खरीदे। अब क्या हुआ कि उन्होंने 750 RKW डेवलपर और उन्होंने इसके बदले
750 करोड़ का RKW डेवलपर को लोन दिया। तो उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया 3700 करोड़ शॉर्ट टर्म डिबेंचर ऑफ DHFL में, मतलब DHFL के 3700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया 2018 में। फिर उन्होंने क्या किया, लोन दिया 750 करोड़ का RKW डेवलपर, जो कि DHFL का ही पार्ट है। तो उन्होंने 2 ट्रांजेक्शन किए 2018 में। इसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस टाइम वाधवन इज स्टेटेड टू हैव पेड किकबैक्स ऑफ 600 करोड़ टू कपूर बाई एक्सटेंडिंग ए लोन टू DOIT Urban Ventures Private Limited, which is wholly owned by RAB Enterprise. Kapoor's wife was the director of RAB and their daughters were 100% shareholders. तो अब यहाँ पर क्या एक बड़ा केस बनाया, वाधवन ने 600 करोड़ का बेनिफिट दिया DOIT अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को, एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 600 करोड़ रुपए इशू किए, जो कि होली ओन सब्सिडरी है RAB इंटरप्राइज की। और RAB इंटरप्राइज में कौन है, कपूर की पत्नी और कपूर की दोनों बेटियां, वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। तो अभी सबसे पहले क्या हुआ कि 3700 और 750 करोड़ यस बैंक से दिए DHFL को या DHFL की सब्सिडरीज को, और फिर 600 करोड़ DHFL मतलब वाधवन ने वापस दिए RAB इंटरप्राइज को, जो कि राणा कपूर की पत्नी और राणा कपूर की बेटियों की कंपनी है, उसे दिए गए। तो ED ने जो यहाँ पर 600 करोड़ का जो पूरा जो ये पॉइंट निकाला है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसके खिलाफ राणा कपूर को अंदर डाला गया है। और उन्होंने बताया कि जो मॉर्टगेज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्टगेज ऑफ सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हैविंग मेगर वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके खिलाफ भी 600 करोड़ अलॉट किए गए हैं। और ED का यहाँ पर ये है मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस। द कोर्ट वॉज टोल्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ओवर 100 कंपनीज ओन्ड बाई कपूर एंड हिज फैमिली वर नोटेड एंड मेनी ऑफ दीज कंपनीज वर नॉट ऑपरेटिव एंड वर यूज्ड टू साइफन ऑफ इलीगली ऑब्टेन मनी ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम बाई कपूर। तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंपनियाँ कपूर के और कपूर की फैमिली के नाम पर बनाई गई है, और उसी का यूज़, जिसमें से सबसे ज़्यादा सारी कंपनियाँ लगभग इनऑपरेटिव है, और उनका सबका यूज़ किया जाता है मनी को साइपन ऑफ करने के लिए, मनी को इलीजिटली यूज़ करने के लिए, और ब्लैक मनी को कलेक्शन के लिए। तो करीबन 600 करोड़ रुपए का यहाँ पर इधर उधर जो किया था इन्होंने हरीश साल्वे नहीं, राणा कपूर और कपिल वाधवन ने। तो DHFL का भी यहाँ पर बड़ा बड़ा रिलेशन है। आप देख सकते हैं 3700 करोड़ पहले दिए, फिर 750 करोड़ दिए, तो करीबन 4500 के लमसम वहाँ पर पैसा दिया गया, और उसके बदले इनको 600 करोड़ इलिजिटली यहाँ पर मिले हैं। अब जो आफ्टर सबसे पहले फिर इसके बाद हुआ हरीश साल्वे ने अमाउंट that was not a kickback but a genuine bona fide loan, and he added that the entire investigation is over while urging for the grant of bail and the court recorded his submission that। तो हरीश साल्वे ने यहाँ पर कपूर की तरफ से बोला, उन्होंने कहा कि 600 करोड़ जो दिए गए थे, वो जो कोर्ट ने बोला कि वो किकबैक के रूप में दिए गए थे, बट उन्होंने बताया कि किकबैक के रूप में नहीं दिए गए, जबकि एक बोनाफाइड लोन था, मतलब कि लोन दिया गया था DHFL की तरफ से जो राणा कपूर के बच्चों और उसकी पत्नी की जो कंपनी है उसे। और उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ओवर हो चुका है, और अब हम चाहते हैं कि हमें बेल मिले, क्योंकि उसमें यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन ओवर हो चुका है, तो अब कुछ बचा नहीं है। उसके बाद जो कोर्ट ने सबमिशन लिया है वो यहाँ पर ये बताया है, तो अब मैं उसको लाइन टू लाइन पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ सेवरल विटनेसेस वर रिकॉर्डेड, प्रॉपर्टीज have been attached, provisional attachment orders were already issued by the enforcement director attaching immovable and movable properties worth rupees 600 crore belonging to applicant and his family members. This secure the interest of ED in the present case, and thus further इनकर्केशन ऑफ द एप्लीकेंट इज अनवारंटेड। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ का जो भी अमाउंट का जितना भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी राणा कपूर या उनकी फैमिली से रिलेटेड है, वो प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उनका काम ओवर हो चुका है, बट जिस तरीके से इन्होंने फंड का मिसयूटिलाइजेशन किया गया है और पब्लिक अमाउंट जो, क्योंकि इन्होंने येस बैंक के थ्रू पैसा रूट किया और फिर उसे DHFL के थ्रू वापस प्राइवेट कंपनीज में डाला गया, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फंड का मिसयूज़ किया गया है वो नोटेबल किया जाना चाहिए, और इन्होंने इस पूरे पैसे को पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया है, जो कि इलीगल है। फिर जज ने फिर एक और बात जो बोली है वो यहाँ पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एप्लीकेंट बीइंग MD एंड CEO ऑफ येस बैंक हैज अलीजली मिसयूज हिज पोजीशन। उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया और उससे काफ़ी फाइनेंशियल गेन अपने फैमिली मेंबर और खुद के लिए किया है। और साथ ही साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकर ही इज़ प्राइम अक्यूज्ड हु विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट डिवाइस द मोड ऑफ फ्रॉड। उन्होंने पूरे जो फ्रॉड बनाने के लिए जिस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया गया वो एक क्योंकि उनकी जो पोजीशन है उसका उन्होंने मिसयूज़ किया है, और साथ ही साथ उन्होंने पूरा जो मैनर है उसे एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उन्होंने बैंक का मिसयूज़ किया, और जो पूरा जो क्राइम था उसे साइपन ऑफ करने के लिए किस तरीके से ट्रांजेक्शन बनाए गए, और उन्होंने इस तरीके से कई प्रॉपर्टीज़ खरीदी।
एंड द अवॉर्मेंट इन द बेल प्लिया आल्सो कंसर्न द हेल्थ कंडीशन ऑफ द कपूर। साथ ही साथ जो बेल की जो एप्लीकेशन थी उसमें यह भी लिखा गया था कि कपूर की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, उन्होंने हेल्थ कंसर्न भी वहाँ पर दिखाया है। उन्होंने बताया कि क्रॉनिक एलिमेंट एंड द मेडिकल कंडीशन की भी यहाँ पर बात रखी गई है। फर्दर इन्फॉर्म टू द कोर्ट दैट कपूर्स हेल्थ कंडीशन हैज़ बीन रैपिडली डेट्रियोरेटिंग इन जेल। उनका मानना है कि वहाँ पर उनकी तबीयत आए दिन खराब होती जा रही है। ऑन ए परयूजल ऑफ medical documents enclosed with the bail application, however the court discovered that they pertain to period prior to his arrest। तो उन्होंने बताया कि जो मेडिकल कंडीशन रखी गई है वो अरेस्ट होने से पहले की है और अभी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एंड कस्टडी में भी उनका बार बार एग्जामिनेशन, आप मेडिकल एग्जामिनेशन हो या और दूसरी जो क्लेम्स है वो उन्हें डिनाई कर दिया है और बताया है कि उनकी जो जेल अथॉरिटी है वो उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कराएगी और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें जो बेल की जो प्लिया थी उसे कैंसिल कर दिया है और बताया कि किस तरीके से उन्होंने पैसे का मिस यूटिलाइजेशन किया। और ईडी का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल बताया कि उन्होंने 600 करोड़ ऑलरेडी उनके जो मूवेबल और रिमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उससे साइपन ऑफ करने के लिए यूज़ किया है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि यस बैंक का और डीएचएफएल के शेयर होल्डर्स का यहाँ पर क्या होगा। तो डीएचएफएल के अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो उसके लिए हमने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो डीएचएफएल की ऑल यू नीड टू नो अबाउट डीएचएफएल और डीएचएफएल को सेल कैसे करना है वो भी स्ट्रेटेजीज हमने दी हुई है। तो आप पहले जाके वो देख सकते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट वेब सीरीज़ है जिससे आपको देखना ही चाहिए। अगर आपके पास शेयर्स ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं और आप चाहते हैं उसे बेचना तो हमारे पास स्ट्रेटेजी है जिसके तहत आप उसे एएमओ ऑर्डर लगाकर बेच सकते हैं। वो आप हमारी वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं, चाहे तो मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि येस बैंक का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो येस बैंक का इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जो शेयर होल्डिंग राणा कपूर और उसकी फैमिली की थी वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। उनके पास अब कोई शेयर होल्डिंग बची नहीं है तो इसका शेयर प्राइस में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट जो सेंटिमेंटल इफेक्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। और जो बेल नहीं मिली है तो ये तो येस बैंक के लिए वैसे भी ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि राणा कपूर ने काफ़ी पैसे का मिस यूटिलाइजेशन किया था। येस बैंक के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर उनको इसका जो है जुर्माना भुगतना पड़ चुका है। बट आने वाले समय में येस बैंक का जो येस बैंक ने जिस तरीके से लीड ली है, एसबीआई ने जिस तरीके से यहाँ पर हेल्प की और दूसरे जो प्राइवेट बैंक्स थे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट खरीदा है जिसके कारण येस बैंक को बचाया गया। और अब आने वाले समय में येस बैंक काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकता है जिस तरीके से उनके फाइनेंशियल्स निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट साफ सुथरा हुआ है। तो यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप येस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा कोई शेयर प्राइस में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी ये चीज़ अच्छी है कि उन्हें बेल नहीं मिली गई है क्योंकि कंपनी के जो एमडी थे राणा कपूर उन्होंने काफ़ी पैसों का मिस यूटिलाइजेशन किया है जो आने वाले समय में आप देख सकते हैं उनको किस तरीके से इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, डिटेल्ड वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारी फ्यूचर रिटेल की जो वेब सीरीज़ है उसे देखना ना भूलें जिसमें हमने पूरा इन डेप्थ रिव्यू दिया है कि किस तरीके से अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल का जो केस चल रहा है वो किस स्टेज पर है और रिलायंस की डील होगी या नहीं होगी उसका पूरा इन डिटेल रिव्यू है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।